हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको आपके टेस्ट सीरीज टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो जिसमें करंट अफेयर्स, साइंस और स्टैटिक जीके सभी को शामिल किया गया है और ये सारा सॉल्यूशन जो है वो डिटेल सॉल्यूशन हम करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको आने वाला एग्जाम में और प्रीवियस क्वेश्चन जो भी है ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन से पूछा हुआ है और आने की संभावना जो अगले एग्जाम में है निश्चित तौर पर इसमें सारा डिटेल को हम देने का प्रयास करते हैं और आपको हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन हम करके देते हैं ताकि आपको उस क्वेश्चन से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो नहीं छूटने की संभावना बनी हुई रहे। क्लियर है? तो आज का क्वेश्चन जो है 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम पैटर्न को लेके है, जिस तरीका से ट्रेंडिंग चल रहा है एग्जाम का उस तरीका से हम क्वेश्चन दे रहे हैं और सॉल्यूशन भी उसका एनसीईआरटी बुक बेस्ड सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं ताकि आने वाला जो भी एग्जाम होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होने वाला है। ये तो आप कंफर्म है कि जो भी एग्जाम होगा वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसी तरीका का तैयारी करते हुए रहेंगे। चलिए आप इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले हम ये जानते हैं कि हमारी परिस्थिति ही हमारा मोटिवेशन होता है, उससे बड़ा मोटिवेटर और हमारा लाइफ में कोई नहीं होता है। हम अपने परिस्थिति से आगे के भविष्य को स्वयं तय करते हैं तथा खुद की परिस्थिति को अगर पता नहीं है, खुद की परिस्थिति के बारे में नहीं समझते हैं या उसे समझने का प्रयास नहीं करते हैं तो हमारा भविष्य भी ब्राइट नहीं होगा, निश्चित तौर पर वह अंधकार ही होगा। तो अपनी परिस्थिति को समझिए और परिस्थिति के अनुसार काम कीजिए तथा संघर्ष करने की क्षमता को अपने शरीर में बरकरार रखिए और संघर्ष करते रहिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य क्या कहलाता है? क्लियर? तो मूल्य समझेंगे कि मूल्य क्या होता है। मूल्य किसी भी उत्पाद और सेवा के बदले में क्रेता द्वारा विक्रेता को भुगतान की गई राशि। जो क्रेता कोई भी वस्तु खरीदता है और विक्रेता को उस खरीदी हुई वस्तु के लिए कुछ राशि का भुगतान करता है, जो वह राशि जो होता है वह उस वस्तु के उत्पाद यानी वस्तु और उसकी सेवा, जो उस वस्तु में जो सेवा तय किया गया है या सेवा दिया गया है उसके बदले में हम एक राशि को दुकानदार को या विक्रेता को देते हैं, उसी को उस वस्तु का मूल्य कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन अगला देखेंगे। जैसे एग्जांपल समझेंगे, 1 किलो अगर टमाटर हम मार्केट से लेते हैं, दुकानदार से लेते हैं, हम सब्जी वाले से लेते हैं, तो उसके लिए हम 20 रुपया, सपोज डेट 20 रुपया का भुगतान करते हैं। क्लियर? वही 20 रुपया का जो भुगतान हमने किया है सब्जी वाले को, वही उस सब्जी का यानी टमाटर का मूल्य कहलाता है। अब यहीं पर समझेंगे कि किसी भी देश का मुद्रा हो उसका मूल्य उसकी क्रय शक्ति से मापा जाता है। किसी भी वस्तु, किसी भी देश की जो मुद्रा होती है ना, वह उसका मूल्य जो होता है, उसकी वैल्यू जो होती है, उसकी क्रय करने की शक्ति के द्वारा ही मापा जाता है। ये भी टर्म याद रखेंगे। कीमत समझेंगे क्या होता है। कीमत और बस मूल्य में कितना अंतर होता है। किसी उत्पाद यानी कोई भी वस्तु के लिए विक्रेता द्वारा प्रभारित राशि, अब यहां पर देख लीजिए, विक्रेता के द्वारा प्रभारित राशि होता है यानी निश्चित राशि नहीं होता है, वो विक्रेता के द्वारा प्रभारित किया जाता है राशि यानी तय किया जाता है, को इसकी कीमत के रूप में जाना जाता है, उस वस्तु की कीमत के रूप में जाना जाता है, जिसमें लागत और लाभ मार्जिन दोनों को शामिल किया जाता है, उसे ही कीमत कहा जाता है। क्लियर? मूल्य में देखेंगे इसमें किसी भी प्रकार का लागत और लाभ मार्जिन शामिल नहीं किया गया मूल्य में, लेकिन कीमत में वस्तु कीमती क्यों हो गया? क्योंकि इसमें लागत और लाभ मार्जिन दोनों को शामिल कर दिया जाता है, इसलिए वस्तु कीमती हो जाता है और वही उस वस्तु का कीमत कहलाता है। अब समझेंगे कि कीमत को एग्जाम्पल में, किसी व्यक्ति का जैसे कि हार्ट अटैक आ गया और उसे एस्पिरिन की आवश्यकता है और वह मिल नहीं रही है, वर्तमान समय में वह मिल नहीं रही है, अवेलेबल नहीं है, तो उस समय जो दाम देकर कहीं ना कहीं तो मौजूद है ही, तो उस समय उस वस्तु के लिए, उस एस्पिरिन के लिए जो दाम दिया जाएगा, जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा दाम दिया जाएगा, एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो कि दुकानदारों के द्वारा प्रभारित होगा। अब एक्स्ट्रा जो दाम देकर उसे क्रय करते हैं हम लोग, उसी को उसका कीमत कहलाता है, यानी एस्पिरिन की वही कीमत हो जाएगी। कीमत किसी उत्पाद के गुण, अब उसमें क्या गुण है, कितना अच्छा है वह उत्पाद,
आवश्यकताएं हमें कितनी है, यहां तो हार्ट अटैक वाला सिस्टम था, एस्पिरिन की जस्ट आवश्यकता है, आवश्यकता तो इसकी बहुत ज्यादा है, तो आवश्यकता इसकी कितनी है और उसकी उपलब्धता कितनी है। आप देख रहे हैं इसी में कह दिया गया है कि मिल नहीं रही है, यानी उपलब्ध भी नहीं है, कहीं कोई खास जगह पर ही उपलब्ध है। तो उपलब्धता, आवश्यकता और गुण, वस्तु का अगर तीनों उसमें टर्म मौजूद है, गुण, आवश्यकता और उपलब्धता, तीनों में से कोई भी एक टर्म मौजूद है उसमें, तो वह वस्तु जो होगा उसके बदले में जो हम राशि देंगे उस वस्तु की कीमत कहलाएगी। क्लियर? तो मूल्य और कीमत में कोई अंतर हुआ तो उसको स्पष्ट तरीका से आप समझने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। इसीलिए हम स्लाइड में देने का प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कम शब्दों में ज्यादा चीजों को आप समझिए, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, इसको रेगुलर देखिए। और 25 क्वेश्चन का हम आपको 200 क्वेश्चन करके दे रहे हैं, इस चीज को भी समझने का प्रयास कीजिए। तो स्किप न कीजिए, लगातार क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो भारत का योजना आयोग के बारे में देख लेते हैं। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, स्थापना योजना आयोग का कब हुआ? 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। किस लिए हुआ? तो पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए इसका निर्माण हुआ था। प्रत्येक 5 वर्ष पर जो पंचवर्षीय योजना बनाया जाता था उसके लिए ही पंचवर्ष इस योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया। इसी के तहत प्रत्येक वर्ष 1951 ईस्वी से प्रत्येक 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना बनाया गया। तो पंचवर्षीय योजना को बनाने के लिए योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। इसे भंग कब कर दिया गया? योजना आयोग को भंग कर दिया गया 13 अगस्त 2014 को, और इसे भंग करके इस योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को खत्म कर दिया गया। भंग करके इसे नीति आयोग नाम दे दिया गया। नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर? नीति आयोग नाम दिया गया और इस नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यह भी टर्म याद रखेंगे। अब नीति आयोग का देखेंगे, भारत भवन इसका मुख्यालय है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर? अब देखेंगे योजना आयोग यानी नीति आयोग, योजना आयोग कहेंगे या नीति आयोग कहेंगे? तो अब तो नीति आयोग कहलाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी हैं। प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी हैं। और डॉक्टर राजीव कुमार के स्थान पर सुमन बेरी को वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार दिया गया है। क्लियर? तो वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी। अब देखेंगे मुख्य कार्यकारी, नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर, जो कि फर्स्ट थे। नीति आयोग के पहले CEO सिंधु श्री खुल्लर थे। क्लियर? लेकिन वर्तमान समय में CEO देखेंगे तो परमेश्वरन अय्यर, वर्तमान समय में CEO नीति आयोग के परमेश्वरन अय्यर है, जो कि अमिताभ कांत का स्थान ग्रहण किए हैं। क्लियर है? नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन नोट में देख लेते हैं कि योजना आयोग को लिया कहां से गया है? तो USSR यानी भूतपूर्व, USSR जो था भूतपूर्व संयुक्त जो रशिया था उसी को भूतपूर्व USSR कहा जाता था। इसे भूतपूर्व USSR से मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा लिया गया, यानी भारत की देन नहीं है, यह रूस देश की देन है जो योजना आयोग के हमारे देश में मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा लागू किया गया है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, हरित क्रांति किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? हरित क्रांति के बारे में देख लेते हैं। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, देखेंगे सिंचित देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने के लिए, सिंचित हो या असिंचित कृषि क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जिसमें कृषि होता है, वो सिंचित कृषि होता है या असिंचित कृषि होता है, उसको अधिक से अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना ही उद्देश्य रहा था हरित क्रांति का। हरित क्रांति के 3 तत्व, कृषि का निरंतर विस्तार करना, दोहरी फसल का उद्देश्य यानी कि एक समय में 2 फसल का उत्पादन करने का उद्देश्य,
और अच्छे बीजों का प्रयोग करना हरित क्रांति का 3 तत्व शामिल किया गया। हरित क्रांति शब्द के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग 1968 ईस्वी में, हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग 1938 ईस्वी में पूर्व संयुक्त राज्य अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID के निदेशक विलियम गैडे द्वारा किया गया था। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो विलियम गैडे नामक विद्वान के द्वारा हरित क्रांति का प्रयोग शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। अब देखेंगे भारत में हरित क्रांति की स्थिति को देखेंगे। भारत में शुरुआत भारत में हुआ 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में लाने का श्रेय हरित क्रांति को, 2 क्वेश्चन, एक तो काफी इंपॉर्टेंट है जो कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, MS स्वामीनाथन को, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। पहले तो यह भारत की देन नहीं थी, भारत में हरित क्रांति को लाया गया किसी देश से। अब आगे देखेंगे कौन सा देश से लाया गया, तो भारत में लाने का श्रेय C सुब्रह्मण्यम को दिया जाता है। क्वेश्चन कभी कभी आपको पूछ देगा कि इस हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, C सुब्रह्मण्यम को। और इसी C सुब्रह्मण्यम के साथ मिलकर MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को आगे बढ़ाया, जिसके तहत पूरे देश में हरित क्रांति की लहर फैल गई। इसके कारण ही MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है। क्लियर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे हरित क्रांति का प्रणेता, हरित क्रांति की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो बाबू जगजीवन राम के द्वारा माना जाता है कि प्रणेता है हरित क्रांति के प्रणेता, यानी मन की उपज जो है वो जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम की है। हरित क्रांति दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 मार्च को। अब देखेंगे विश्व में हरित क्रांति की स्थिति क्या है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, जो मैक्सिको के वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक। शुरुआत विश्व में हुआ 1940 से 60 ईस्वी के बीच में, 1940 से 1960 ईस्वी के बीच में विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। जन्म स्थान और कब्रगाह दोनों, यानी कि हरित क्रांति का जन्म भी हुआ मैक्सिको में और अंत भी हरित क्रांति का मैक्सिको में हुआ। क्लियर। देखेंगे नोट में एक शब्द आया है कि वर्ष 2005 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति कृषोन्नति योजना को शुरू किया गया। हरित क्रांति कृषोन्नति योजना की शुरुआत 2005 में भारत सरकार के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। समझेंगे वित्त आयोग को, फाइनेंस कमीशन को। वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 22 नवंबर 1951 के अंतर्गत किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो वित्त आयोग अधिनियम 1951 ईस्वी के तहत 22 नवंबर को किया गया था। क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो कहेंगे 1951 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस अधिनियम के तहत, वित्त आयोग अधिनियम 1951 ईस्वी में 22 नवंबर 1951 ईस्वी को वित्त आयोग की स्थापना किया गया, गठन किया गया। उद्देश्य वित्त आयोग का क्या था, तो उद्देश्य था भारत के केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना। तीसरी बात, वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, यानी कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। क्लियर। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। वित्त आयोग एक कैसी संस्था है, तो अर्ध न्यायिक संस्था होती है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका गठन किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाने लगा था। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन कब से शुरू हुआ, 1993 ईस्वी से। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। अगला देखेंगे, अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है और 2019 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष NK सिंह हैं।
इसके अलावा प्रथम से 14 15 तक याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखने के लिए आप कहेंगे केसी नियोगी के शुरू से प्रथम वित्त आयोग से केसी नियोगी, के संथानामे, के चंदा, पीवी राजमन्नर, महावीर त्यागी, ब्रह्मदत्त रेड्डी, सेलर, चौहान, साल्वे, पंत ने खुश रहो का आशीर्वाद दिया रंगराजन को और विजय हो गए वाईबी रेड्डी। और उसके बाद एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय आरबीआई के बारे में देखेंगे। भारत का यह केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन आरबीआई करता है। रिजर्व बैंक भारत के अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ईस्वी के अनुसार किया गया था। 5 करोड़ रुपया की राशि के द्वारा 5 करोड़ रुपया की राशि के तहत इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में स्थापित केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति जो हिल्टन यंग आयोग था उसकी सिफारिश पर की गई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा आरबीआई की स्थापना किस आयोग के सिफारिश के आधार पर हुई थी? तो हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश के आधार पर हुई थी, जो कि 1930 ईस्वी में स्थापित केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का एक आयोग था, हिल्टन यंग आयोग। क्लियर? अगला क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन बने? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। लेकिन भारतीय गवर्नर की अगर बात पूछेगा कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सर सीडी देशमुख थे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, अभी वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। क्लियर? भारत में केंद्रीय बैंक से संबंधित प्रथम प्रयास अगर देखा जाए, भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, इसके लिए प्रथम प्रयास चेम्बरलिन आयोग 1914 ईस्वी के द्वारा किया गया था। प्रथम प्रयास केंद्रीय बैंक के लिए चेम्बरलिन आयोग 1914 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश के आधार पर 1930 ईस्वी के सिफारिश पर किया गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में समझेंगे। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का निर्माण की चर्चा करेंगे तो कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर। अब इस कैबिनेट मिशन के सदस्य कई गो थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। क्लियर? और इसके अध्यक्ष की बात करेगा तो संविधान सभा के कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। और इसके 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। इसकी संस्तुति के आधार पर संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन का आधार बनाया गया था। अगला है, भारत का संविधान सभा का चुनाव भारतीय संसद की रचना के लिए किया गया था। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से, यह भी क्वेश्चन बीपीएससी और यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा हुआ है, संविधान सभा के सदस्य जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर, अब इसमें भी ऑप्शन देता है अवयस्क मताधिकार के आधार पर, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। और प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था। क्लियर है? अगला, बंटवारे के बाद कुल सदस्य 389 था, उसमें भारत में 299 ही रह गए, जिसमें 296 चुने गए थे, वही 70 मनोनीत थे, जिनमें से कुल महिला सदस्य की संख्या 15, अनुसूचित जाति के 26 और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। ये सारा टर्म याद रखेंगे। कुल सदस्य था 389, भारत में 289 था, जिसमें से 296 चुने गए थे,
क्लियर। 299 में 296 चुने गए थे, वहीं 70 सदस्य जो थे विधानसभा में वो मनोनीत सदस्य थे, जिनमें कुल महिला सदस्य की संख्या, क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। अनुसूचित जातियों की सदस्यों की संख्या 26 थी और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। क्लियर। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर भवन के पुस्तकालय भवन में आयोजित किया गया था। दिल्ली में कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में आयोजित किया गया था। इसके उस समय 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की, तो उस समय सदन में मौजूद सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दूसरी बैठक हुई फिर 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अब दूसरी बैठक में यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। जबकि तीसरी बैठक 13 दिसंबर, दो दिन के अंतर पर 9, 11 और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, उसी के साथ ही संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हो गई, जो कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। क्लियर। संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 ईस्वी में, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है, पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। सभी टर्म इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन, महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जनमत संग्रह बुलाया जाता है। जनमत संग्रह के आधार पर महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जाना जाता है। संविधान के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। चलेंगे मौलिक कर्तव्य की चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा स्वर्ण सी समिति की अनुशंसा के सिफारिश के आधार पर समिति पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा के सिफारिश के आधार पर था, तो स्वर्ण सी समिति के अनुशंसा के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। संवैधानिक संशोधन कैवा किया गया? 42वां संवैधानिक संशोधन 1946 ईस्वी में किया गया। इसका स्रोत कहां है? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। संविधान में स्थान इस मौलिक कर्तव्य का कहां है? तो भाग 4 का क बनाया गया और अनुच्छेद 51 के क के तहत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या है कितनी? 11। लेकिन एक चीज समझेंगे कि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई थी। इसे 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सी समिति की अनुशंसा के सिफारिश के आधार पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया है। क्लियर। देखेंगे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा थी ही नहीं। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी के समय में ज्यादा प्रचलित हुई थी। क्लियर। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल देख लेते हैं, इससे संबंधित कुछ बात को देख लेते हैं। 1296 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का सुल्तान बनता है और 1316 ईस्वी तक इनका कार्यकाल यानी 20 वर्षों तक इनका कार्यकाल चलता है दिल्ली पर। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली था और गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत और अस्थायी सेना की नींव रखी थी। यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास सर्वाधिक अस्थायी सेना था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी को खुद उपाधि जो धारण किया, सिकंदर ए शानी,
यानी द्वितीय सिकंदर खुद राज्य विस्तार की नीति अपनाया और खुद को द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। तो उलेमाओं का विरोध हुआ। उलेमाओं से जब यह मशवरा लिया तो उलेमाओं ने इनका विरोध किया और विश्व को जीतने का जो मन में चल रहा था विचार, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर ए शानी यानी द्वितीय सिकंदर खुद को कहा करता था। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। सभी याद रखेंगे, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व की दर बढ़ा दिया और उसका उपज का 1/2 यानी 50% कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो उपज था, भू राजस्व का दर था उपज का आधा यानी 50% कर दिया था। इसने खम्स को कहा जाता था, लूट के धन को खम्स कहा जाता था। तो इसने खम्स यानी लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 पहले हुआ करता था, इसके स्थान पर यह 3/4 भाग वसूल करने लगा खम्स में सुल्तान का हिस्सा के रूप में। क्लियर? पहले था 1/4 और अलाउद्दीन खिलजी उसको वसूल किया 3/4 के रूप में। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व के सुधार के तहत मिल्क, इनाम और वक्फ भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया था। यही कारण है कि खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। खालसा भूमि उसे कहा जाता था जो सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भूमि रहता था, यानी उसकी देखरेख सुल्तान ही करता था, टैक्स वसूल भी सुल्तान ही डायरेक्टली रूप से करता था, उसे खालसा भूमि कहा जाता था। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति की अगर जानकारी देखना है या जानना है या अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में जानना है तो तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक में देखा जा सकता है, जो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर? 2 नवीन कर अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया, एक चराई कर जो दुधारू पशु पर लगाया जाता था, और एक गढ़ी कर होता था। गढ़ी कर जो होता था वो झुग्गी और झोपड़ी पर लिया जाता था। क्लियर? झुग्गी और झोपड़ियों पर जो टैक्स वसूल किया जाता था वह गढ़ी कर होता था, जबकि चराई दुधारू पशु पर वसूल करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। और यही 2 नवीन कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो टंका चांदी का बना होता था, तांबा का बना होता था, ससगनी और जीतल। अब देखेंगे इसे चलाया कौन था? इल्तुतमिश के द्वारा सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया गया था, जिसके तहत टंका चांदी का टंका जारी किया गया और ससगनी और जीतल जो तांबा का हुआ करता था, इसे शुद्ध अरबी सिक्का कहा जाता था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा था और इन्होंने ही टंका, ससगनी और जीतल चलाया था, जिसे शुद्ध अरबी सिक्का कहा जाता था। अब देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो था वो तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क और ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। पहला शासक जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद, बगदाद के खलीफा अल-आदिर बिल्लाह से सुल्तान के पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। यानी इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिन्होंने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की, यानी सुल्तान बनने की, सुल्तान होने की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला शासक था इल्तुतमिश। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था जिसे तुर्कान ए चहलगान नाम दिया गया था। तुर्कान ए चहलगान कहा गया, इल्तुतमिश ने बनाया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को दमन करने वाला शासक इल्तुतमिश ही रहा। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने वाला शासक इल्तुतमिश रहा। इक्ता प्रणाली का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जिसे चांदी का टंका और तांबे का जीतल कहा जाता था, इल्तुतमिश के द्वारा ही जारी करवाया गया था। राजधानी को लाहौर, पहले राजधानी जो दिल्ली सल्तनत की थी, उसे दिल्ली लाने का काम
इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था, यानी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाने का काम इल्तुतमिश ने ही किया था। तथा सत्ता को इल्तुतमिश जो था वो राजगद्दी को यानी सत्ता को वंशानुगत बनाने वाला शासक था। तो क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा शासक था जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के सत्ता को वंशानुगत बना दिया? इल्तुतमिश के द्वारा वह पहला शासक था जिसने सत्ता को वंशानुगत बनाया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उल गुलान विद्रोह जो है वो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। देखेंगे उल गुलान विद्रोह अवधि 1899 से 1900 ईस्वी के बीच उल गुलान विद्रोह हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ? तो छोटा नागपुर के पठार जो था वो झारखंड के क्षेत्र में छोटा नागपुर के पठारी एरिया में उल गुलान विद्रोह हुआ था। इसका कारण क्या रहा? उल गुलान विद्रोह कारण क्या रहा? तो मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था जो खूंट कटी थी, पारंपरिक व्यवस्था थी, खूंट कटी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन कर देना, यानी खूंट कटी व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था में जो परिवर्तन अंग्रेजों के द्वारा किया गया उसी के विरोध में उल गुलान विद्रोह हुआ, या इसे मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, या उल गुलान मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा। इसका नेतृत्व उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व या मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। बिरसा मुंडा को धरती अब्बा के नाम से या जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है डायनेमो क्या काम करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ये देखिए डायनेमो है, डायनेमो के एक दो तरफ चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र है, नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, चुंबकीय क्षेत्र। यहां से घूर्णन करता है यह डायनेमो, और घूर्णन करने के बाद यह जो आर्मेचर होता है, यह घूमते घूमते यहां तक उत्पन्न जो धारा होता है, डीसी धारा को यह प्रवाहित करने का काम करता है। कार्य देखेंगे क्या होता है। कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यह डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नियम क्या है? तो फैराडे का नियम के अनुसार यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को दृष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित कर देता है डायनेमो। डायनेमो में स्थिर संरचना को स्टेटर कहा जाता है। क्वेश्चन यह भी पूछा हुआ है, VVI है। डायनेमो में स्थिर संरचना को किस नाम से? स्टेटर के नाम से जाना जाता है, जिसका काम स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। अब देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के कण उपस्थित है, उसके द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है के प्रकाश। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी कि वायुमंडल में मौजूद बहुत सारे कण जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को डेविएट कर देते हैं, प्रसारित कर देते हैं, फैला देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं, जिसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अब लॉर्ड रेले के अनुसार समझेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन को, तो किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। यह रेले ने कहा था कि किसी भी रंग का प्रकीर्णन जो होता है, कोई भी रंग हो, विबग्योर में कोई भी रंग हो, उसका प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। क्लियर? यानी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य, रंगों के तरंग दैर्ध्य, क्लियर, और उसके प्रकीर्णन के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। यानी कि तरंग दैर्ध्य अधिक रहेगा तो उस प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा, तरंग दैर्ध्य कम रहेगा तो प्रकीर्णन ज्यादा होता है। क्लियर? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। विबग्योर में जो सबसे ऊपर होता है उसका तरंग दैर्ध्य, एक के चीज तरंग दैर्ध्य ही सबसे ज्यादा होता है। कहेंगे तू धैर्य रखो बेटा, तोरा तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे ज्यादा है, बाकी सभी चीज लाल रंग का सबसे कम है। एक ही चीज याद रखेंगे, तरंग दैर्ध्य। कहिएगा धैर्य रखिए,
रेड रंग को धैर्य रखने के लिए, क्योंकि सबसे ऊपर है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण से इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सूरज के सातों रंगों में सबसे अधिक होता है, अर्थात इसका प्रकीर्णन सबसे कम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूरज का लाल दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना और अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देना। ये सभी प्रकाश के प्रकीर्णन के एग्जाम्पल होते हैं, दैनिक उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? तो गोलाकार आकृति होता है उसके पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव समझेंगे क्या होता है? तरल का ऐसा गुण जिसके कारण उसमें न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रव्य में ऐसा गुण होता है, ऐसा बल काम करता है जिसके कारण से उसके न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करता है, उसी को उसका पृष्ठ तनाव कहा जाता है। कहने का मतलब याद रखने के लिए कहेंगे, जो ज्यादा तनाव में होगा वह व्यक्ति ज्यादा नहीं मिलना चाहता है किसी से, तनावग्रस्त अपने है, किसी से क्या बेचारा मिलेगा। अतः जो तनाव में ज्यादा होता है वह कम क्षेत्रफल को ग्रहण करेगा, यानी वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेगा ही नहीं, ना तो घर से बाहर निकलेगा, ना तो किसी से मिले जुलेगा, यानी कम एरिया में वो बेचारा सीमित रहेगा, अपना टेंशन में है, उसको टेंशन उसको हो गया है, उसी को सरफेस टेंशन याद रखिएगा। तो जिस द्रव्य का पृष्ठ तनाव अधिक होता है वह कम सरफेस को ग्रहण करता है, क्षेत्रफल को ग्रहण करता है, और जिस द्रव्य का पृष्ठ तनाव कम होता है वह ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल को ग्रहण करेगा। जिसको तनाव कुछ है नहीं, टेंशन कुछ है नहीं, वो आराम से जाके बिंदास रहेगा, जिससे मन होगा उससे बोलेगा, जिसको जो मन होगा बेबाकी से बात करेगा, बेबाकी से जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है, क्योंकि कोई टेंशन उसको नहीं है। क्लियर? तो टेंशन जहां रहेगा वहां कम क्षेत्रफल, टेंशन ज्यादा रहेगा कम क्षेत्रफल, टेंशन कम रहेगा ज्यादा क्षेत्रफल। क्लियर? अगला, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है, यानी T बराबर होता है F/L, जहां F बल होता है और L रेखा की लंबाई होती है जितनी दूर वह ग्रहण करता है। अब देखेंगे T जो होता है बराबर F/L, जब E बढ़ेगा तो E घटेगा, E दोनों के बीच में क्या व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। E बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, लेकिन टेंशन बढ़ेगा तो एरिया, ये जो लंबाई लेंथ है घटेगा, E वाला बढ़ेगा तो E वाला घटेगा। क्लियर? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव उसके ताप, ध्यान रखेंगे, उसके ताप तथा उस माध्यम पर निर्भर करता है जो द्रव्य के पृष्ठ के दूसरी ओर होता है। यानी पृष्ठ तनाव जो होता है वो ताप पर और उसके माध्यम दोनों पर निर्भर करता है। ताप एवं पृष्ठ तनाव के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, यानी ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा। क्लियर? क्रांतिक ताप पर पृष्ठ ताप तनाव का मान शून्य हो जाता है, ये भी टर्म को आप याद रखेंगे। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान शून्य हो जाता है। उदाहरण, पतली सुई का जल के सतह पर तैरना, जल में डिटर्जेंट मिलाने पर कपड़े की सफाई हो जाना, जल में मच्छर के लार्वे को मारने के लिए मिट्टी के तेल का छिड़काव करना, शेविंग ब्रश का बाल को आपस में चिपकना और समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उस पर तेल डालना, सभी पृष्ठ तनाव के कारण ही संभव हो पाता है। अब समझेंगे एक उदाहरण को। पृष्ठ तनाव हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जल में डिटर्जेंट मिलाने पर कपड़े की सफाई हो जाती है। जल का पृष्ठ तनाव है क्या? पहले अधिक है, पहले अधिक है। अब वो बेचारा जल सीमित एरिया में है, लेकिन डिटर्जेंट जैसे उसमें मिलाए तो पृष्ठ तनाव उसका क्या हो गया? पृष्ठ तनाव कम हो गया। अब पृष्ठ तनाव कम हो गया तो फैलेगा ज्यादा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा डिटर्जेंट मिलाने पर तो फैलेगा ज्यादा, अतः कपड़ों के कोने कोने तक जाके इसके सफाई कर देता है। क्लियर? और हम लोग समझते हैं कि डिटर्जेंट इसको साफ किया है, सर्फ इसको साफ किया, जी नहीं, साफ तो जल ही किया है। सर्फ डालने से, डिटर्जेंट डालने से इतना ही हुआ है कि जल का पृष्ठ तनाव घट गया, सरफेस टेंशन घट गया, जिसके कारण से वह जल जो अंदरूनी हिस्सों तक नहीं जा पा रहा था वो अंदरूनी हिस्सों तक चला गया और कपड़ों की सफाई कर दिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? देखेंगे कितनी होती है। मनुष्य के खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या होती है 29। क्लियर? मनुष्य के खोपड़ी में हड्डी 4 सेट में बटा होता है, खोपड़ी में 4 सेट में बटा हुआ होता है।
पहला होता है कपाल जिसे क्रेनियम कहा जाता है, चेहरा यानी फेसियल, कर्ण अस्थि यानी ईयरबोन और हाइड भाग होता है। 4 भाग में यानी 4 सेट में खोपड़ी का हड्डी बटा हुआ होता है। क्रेनियम में देखेंगे क्या क्या होता है। क्रेनियम में ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, अमाइड, स्फेनोइड, यह कुल 6 हड्डी जो होता है, 6 हड्डी जो होता है वह कपाल यानी क्रेनियम में पाया जाता है। लेकिन यह 6 बेगो नहीं होता है। क्रेनियम 8 हड्डी से मिलकर बना हुआ होता है जो हमारे मस्तिष्क को बाहर से ढकने का काम करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मस्तिष्क के हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 हड्डी होता है जो मस्तिष्क को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है, जिसमें ऑक्सीपिटल की संख्या 1 होती है, पैराइटल की संख्या 2 होती है, टेम्पोरल की संख्या 2 होती है, फ्रंटल की संख्या 1 होती है, अमाइड की संख्या 1 होती है और स्फेनोइड की संख्या 1 होती है। तो ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, एथमाइड और स्फेनोइड ये 6 तरह का हड्डी होता है जो क्रेनियम से बना हुआ होता है, जिसे क्रेनियम कहा जाता है। और यह 6 के 6 जिसमें कुल 8 हड्डी होते हैं मौजूद, वो 8 हड्डी मस्तिष्क को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो मस्तिष्क के हड्डियों की संख्या हो गया 8 जो खोपड़ी का हिस्सा होता है। पहला सेट देखेंगे, ये देखिए खोपड़ी है दिया हुआ ऊपर, कपाल सबसे ऊपरी हिस्सा, फ्रंटल की संख्या 1, स्फेनोइड की संख्या 1, इथेमोइड की संख्या 1, पैरिएटल की संख्या 2, टेम्पोरल की संख्या 2 और ऑक्सीपिटल की संख्या 1। कुल 8 क्रेनियल बोन्स होता है। अब चेहरा में देखेंगे, चेहरा में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है वो 8 होती है, लेकिन वह 8 हड्डी जो होता है 8 का एक सेट होता है और 8 में होता है कुल 14 हड्डी। 8 में कुल 14 हड्डी चेहरा में होता है। कहते हैं ना 14वीं का चांद होगा, तो 14वीं का चेहरा जो है, चेहरा ही तो चांद की तरह दिखता है। अतः चेहरा को याद रखेंगे, चेहरा में 14 हड्डी होता है लेकिन 8 हड्डी का सेट होता है चेहरा। उसमें नेजल जो होता है 2, टर्वाइनल 2, लैक्राइमल 2, बोमर 1, जाइगोमाइटिक 2, मैक्सिला 2, पैलेटाइन 2 और मैंडेविल 1 होता है। अब देख लेंगे थोड़ा सा फेशियल बोन को। ये रहा हमारा फेशियल बोन। फेस में जो आगे की तरफ फेस दिखता है, नेजल की संख्या पहले बता दिए 2 है, लैक्राइमल की संख्या 2 हो गया, इन्फेरियर नेजल जिसे हम लोग टर्वाइनल कहा जाता है, इन्फेरियर नेजल को ही टर्वाइनल कहा जाता है। क्लियर। टर्वाइनल कहा जाता है इन्फेरियर नेजल को, इसकी संख्या 2 होती है। मैक्सिला, ये येलो वाला हिस्सा देख रहे हैं, मैक्सिला है, इसकी संख्या 2, एक यहां से इधर और एक इधर 2। मैंडेविल, इसकी संख्या नीचे वाला जबड़ा जिसे मैंडिबल कहा जाता है, इसकी संख्या 1 होती है। जबकि बोमर जो होता है इसकी संख्या 1 होती है जो नाक में पाई जाती है। जाइगोमैटिक 2 होता है जो ये ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है। पैलेंटाइन जो ये रेड कलर के नोज के ऊपर में पाया जाता है, पैलेंटाइन 2 को पाया जाता है। तो सभी मिला के फेशियल बोन की संख्या होती है 14। क्लियर। कर्ण अस्थियों की अभी तक कितना हो गया, 8 और 14 22। कर्ण अस्थियों की संख्या, ईयर बोन की संख्या, मेलियस, इनकस और स्टेपस जो हड्डियों की संख्या 6 होती है, 2-2 के सेट में पाया जाता है। मेलियस, इनकस, स्टेपस देख सकते हैं यहाँ पे, मेलियस 1 और यहां से 2, मेलियस 2, इनकस यहां से और यहां से 2, स्टेपिस यहां पे देख सकते हैं कान का आंतरिक भाग का हिस्सा होता है बोन। हाइड भाग, जो हाइड हड्डी होता है वो हमारे सर को सीधे साधने का काम करता है, सीधा रखने का काम करता है। यह यहाँ पे पाया जाता है टॉन्सिल के पास। ये टॉन्सिल जो है यहाँ पे पाया जाता है, हाइड नामक हड्डी जो हमारे सर को सीधे साधने का काम करता है। तो कुल हड्डियों की संख्या जो खोपड़ी में हो जाती है वह हो जाती है 29। लेकिन खोपड़ी के हड्डी के सेट की संख्या पूछेगा तो 4 सेट में बटा हुआ होता है। क्लियर। क्रेनियम, फेशियल, ईयरबोन और हाइड पार्ट समझ में आ गया। आगे, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल किसे कहा जाता है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहा जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। यह पूर्वी भारत के दक्षिण भाग में समुद्र तट के समानांतर फैला हुआ है, जबकि पश्चिमी घाट दक्षिण भाग के समुद्र तट के सहारे फैला हुआ है। पश्चिमी घाट पर्वत
माला को प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक, इसको प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक के नाम से, पश्चिमी घाट पर्वतमाला को प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक कहा जाता है और इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर होती है। पूर्वी घाट पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है और यह महेंद्रगिरी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये होता है पश्चिमी घाट पर्वतमाला और ये होता है पूर्वी घाट पर्वतमाला। क्लियर। अब पश्चिमी घाट पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो होता है पूर्वी घाट पर्वतमाला से निकलने वाली नदियां को पूरब की ओर यानी अरब सागर में प्रवाहित कर देती है और पश्चिम से निकलने वाली नदी को पश्चिम में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित कर देती है। इस कारण से इसे प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक कहा जाता है। इधर के जल इधर और इधर का जल इधर बीच में है। यह पश्चिमी घाट पर्वतमाला, इसकी कुल लंबाई कुल 1600 किलोमीटर है। पूर्वी घाट पर्वतमाला, इधर वाला एरिया, पूर्वी घाट पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है और यह महेंद्रगिरी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। वैसे पूर्वी घाट पर्वतमाला की चोटियों के अंतर्गत ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो हम कहेंगे मन पाजा सनी, मन पा जा सनी, यानी महेंद्रगिरी, नल्लामलई, पालकोंडा, जाबदी, शिवरई की पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ी। सबसे ऊपर में महेंद्रगिरी जो सबसे ऊंचा, पूर्वी घाट पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी सबसे ऊपर में है। उसके बाद याद रखेंगे मन पाजा सनी, महेंद्रगिरी, नल्लामलई, पालकोंडा, जाबदी, शिवरई की पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी सबसे दक्षिण में स्थित है और पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल इस नीलगिरी यहीं पर आके, ये देखिए ये एरिया यहीं पर आके मिल जाता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जिसके कारण से इसे मिलन स्थल या जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगला, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी हड्डी होती है? तो यह खोखली हड्डी होती है मनुष्य के पैर में। ये रहा मनुष्य के पैर की हड्डी, अंदर देख रहे होंगे खोखली हड्डी है, रेड बोन मैरो बनता है। अब देखेंगे मनुष्य के पैर की हड्डी, कौन कौन सा हड्डी होता है मनुष्य के पैर में? देख सकते हैं आप, मनुष्य के एक पैर में हड्डियों की संख्या होती है 30 और मनुष्य के यहाँ होता है 2 पैर, यानी कुल हड्डियों की संख्या अगर देखेंगे पैरों में तो 60 होता है, यानी 30 पेयर के रूप में पाया जाता है। जिसमें से जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाता है, जिसकी संख्या एक पैर में 1 होती है, तो 2 पैर है तो 2 हो जाएगा। क्लियर। बीच वाला ये हिस्सा जो होता है फीमर और टिबिया और फेबुला के बीच में, ये जो आप देख रहे हैं गर्डल्स जो देख रहे हैं वह पेटेला कहा जाता है, इसे पटेला। तो हम लोग पटेला याद रखेंगे, इसकी संख्या एक पैर में 1 होती है, तो 2 पैर में है तो 2 ही इसको याद रखेंगे। फेबुला की संख्या 1 होती है, ये पतला वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये फेबुला होता है। टीबियो ये मोटा वाला हिस्सा होता है, इसकी संख्या 1 के रूप में आप यहाँ पे देख रहे होंगे। फिर नीचे चले जाते हैं तो टॉर्सेल, इसकी संख्या 7 होती है, जो टखना में पाई जाती है। टखना में टॉर्सेल नामक हड्डी पाई जाती है, जिसकी संख्या एक पैर में 7 होती है। तो इसको 2 से, सबको 2 से गुना करें क्योंकि 2 पैर होता है। क्लियर। सबको 2 से, टॉर्सेल की संख्या 7 एक पैर में और 2 पैर होता है, तो 7 दूनी 14। मेटा टॉर्सेल, जिसको हम लोग टखना के नीचे वाला जिसको हम लोग कहते हैं, जो हमारा उंगली वाला छाप होता है, जिसको पंजा के रूप में कहते हैं, पैर का पंजा को मेटा टॉर्सल कहा जाता है और इसकी संख्या एक पैर में 5 होती है, तो 2 पैर है, 5 दूना 10। फिलेंजर जो फिंगर की हड्डी होती है, पैर के फिंगर में 14 कुल एक में होती है 14 हड्डी। क्लियर। तो 2 पैर है तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे, यानी एक पैर में हड्डियों की कुल संख्या अगर देखा जाए तो होती है 30, लेकिन 2 पैर तो 30 दूना 60 और सभी बातिल होती है, यानी खाली होती है, खोखली होती है। आगे, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रेफ्लेसिया का पुष्प सबसे बड़ा पुष्प होता है, रेफ्लेसिया का पुष्प। लेकिन इसमें सड़े हुए मांस का गंध का सुगंध आता है। इसमें सड़ा हुआ जो मांस होता है उसका दुर्गंध आता है रेफ्लेसिया से। है तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, लेकिन इसके दुर्गंध जो होता है वो सड़े हुए मांस की तरह होता है। देख सकते हैं दोनों है रेफ्लेसिया।
सबसे छोटा पुष्प की बात करें, सबसे बड़ा पुष्प की बात हो गया तो सबसे छोटा पुष्प की बात करेंगे तो बुल्फिया जो सबसे छोटा पुष्प होता है। सबसे बड़ा बीज की बात करेंगे तो लोडोसिया का बीज सबसे बड़ा बीज होता है। सबसे छोटा बीज आर्किड का बीज होता है। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस का होता है, जिसकी ऊंचाई 120 मीटर ऊंची होती है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, ये यूएसए के कैलिफोर्निया में उगता है, जिस कारण से इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है, सिकोया सेम्परविरेंस को। क्लियर। अगला सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा की अगर बात कर लेंगे, एंजियोस्पर्म की बात कर लेंगे तो जैमिया पिग्मिया होता है। अगला पौधा मटर पौधा है। मटर देख रहे होंगे, मटर का पौधा कैसा पौधा होता है तो यह शाकीय पौधा होता है। मटर एक फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा होता है, डाइकोटिलेडन होता है, डाइकॉट होता है। इसकी जड़ में गांठें मिलती है, गांठ होता है, नोड जिसको कहते हैं। क्लियर। इसकी संयुक्त पत्ती यानी मटर की संयुक्त पत्ती के अलग कुछ पत्रक जो होते हैं वो प्रतान में बदल जाता है। यह शाकीय पौधा है जिसका तना खोखला होता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि मटर के पौधे का तना कैसा होता है, खोखला होता है, जो शाकीय पौधा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मटर जो होता है इसका बोटेनिकल नेम की अगर बात करेंगे तो पीसम सटाइवम होता है, जिसे गार्डन पी के नाम से यानी गार्डन मटर के नाम से भी जाना जाता है। फैबेसी परिवार में शाकाहारी वार्षिक पौधा होता है। क्लियर। ये परिवार इसका पूछेगा, फैमिली पूछेगा मटर का, तब फैबेसी फैमिली के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कैस्पर रूड और रोजर फेडरर। आपका ऑप्शन में ही नहीं आया है इसमें। कैस्पर रूड जो है, देखेंगे लिस्ट को यूएस ओपन का, कैस्पर रूड जो है वह उप विजेता रहे हैं। कैस्पर रूड जो है वह उप विजेता रहे हैं और इसके विजेता पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अलकराज जो स्पेन के हैं। यूएस ओपन 2022 का एक नजर दृष्टिकोण डाल लेंगे। टेनिस प्रतियोगिता पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता है जो स्पेन के हैं, और कैस्पर रूड को इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया है। महिला एकल विजेता ईगा स्वीतेक पोलैंड की है, और ओ जवेउर को जो ट्यूनेशिया के हैं इनको हरा कर यह महिला एकल का खिताब ईगा स्वीतेक ने जीता है। पुरुष युगल का खिताब आर राम और जे सेलिशबरी के द्वारा जीता गया है। महिला युगल का खिताब के सीनियाकोवा और बी क्रजिकोवस के द्वारा जीता गया है। मिश्रित युगल का खिताब एस सैंडर्स और जे पियर्स के द्वारा यूएस ओपन खिताब जीता गया। यूएस ओपन को याद रखेंगे कि यूएस ओपन जो होता है वह साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है। साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है। क्लियर है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। अब टेरा रोसा ये है क्या? तो भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण होता है। ध्यान देंगे, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति के रूप में याद रखेंगे कि यह दो होता है। एक तो भूमिगत अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति होता है और निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थलाकृति होता है। यानी भूमिगत जल के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति कौन कौन होते हैं? तो अपर्दन के द्वारा टेरा रोसा, लैपीज, घोलरंध्र, डोलाइन, युवाला, कोलजे और कंदरा को शामिल किया जाता है, जो भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति होता है। निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और कंदरा स्तंभ होता है। अगर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति यूगोस्लोवाकिया में देखने को मिलता है। जो भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति होता है उसे कास्ट प्रकार की स्थलाकृति के नाम से भी जाना जाता है, और विश्व में सबसे ज्यादा कास्ट प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण यूगोस्लोवाकिया में होता है। क्लियर। अब देख लेंगे टेरा रोसा। इसमें अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति का पहला टेरा रोसा को, टेरा रोसा इसका अर्थ होता है लाल मिट्टी या लाल जमीन कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृदा का एक प्रकार होता है। इस प्रकार की मृदा में चूना
लोहा, क्ले यानी चिकनी मिट्टी की प्रधानता ज्यादा पाई जाती है। जब चूना पत्थर अथवा डोलोमाइट ये दोनों प्रधान चट्टानों वाले किसी क्षेत्र के जमीन में अंदर जल के रिसाव के द्वारा, जिसे बोलीकरण की प्रक्रिया, क्वेश्चन पूछेगा कि चूना पत्थर का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो बोलीकरण प्रोसेस के द्वारा, बोलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा चूना पत्थर और डोलोमाइट का निर्माण होता है। अब देखेंगे चूना पत्थर ये जो कास्ट प्रकार की स्थलाकृति होता है, यह भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति होता है। यह बोलीकरण की प्रक्रिया किया जाता है कहां, तो जहां चूना पत्थर एवं डोलोमाइट प्रधान चट्टान पाया जाता है, उसके जमीन के अंदर जल का रिसाव होता है और उसी प्रोसेस को बोलीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो वह मिट्टी के कई तत्वों को नष्ट या खत्म कर देता है। यह जो चूना पत्थर का क्षेत्र होता है, कास्ट प्रकार की स्थलाकृति जो होता है, वह कई प्रकार के मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों को नष्ट कर देता है। इससे मिट्टी का रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। क्लियर, मिट्टी का रासायनिक परिवर्तन हो जाता है इस प्रक्रिया में। क्लियर, अब इस प्रक्रिया यानी बोलीकरण की प्रक्रिया में सामान्यतः लाल मृदा का निर्माण हो जाता है और नीचे में कंकड़ पत्थर यानी जो खनिज लवण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की मृदा की परत कहीं मोटी हो जाती है तो कहीं पतली हो जाती है, इसकी विशेषता होती है। और इस प्रकार की मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को टेरा रोसा का क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का उद्गम स्रोत है वह कौन सा होता है, तो ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे, ध्यान देंगे कि ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह नामचा बारवा श्रेणी को काटती हुई यानी नामचा बारवा श्रेणी को काटती हुई तिब्बत से नामचा बारवा श्रेणी को काटती हुई पहली भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन पूछेगा ब्रह्मपुत्रा नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। किस श्रेणी को काटती हुई, तो नामचा बारवा श्रेणी को काटती हुई। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी को। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम के निचली घाटी में ब्रह्मपुत्रा तथा बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं, जमुना के नाम से जाना जाता है। माजुली नदी द्वीप का निर्माण असम के धुबरी नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा माजुली नदी द्वीप का निर्माण किया गया है, जो दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्लियर, जो कि असम के धुबरी में इसका निर्माण ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा किया गया है। गंगा में बाएं किनारे से, ब्रह्मपुत्रा की विशेषता, गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी ब्रह्मपुत्रा नदी है। और ब्रह्मपुत्रा की कुछ सहायक नदी देख लेंगे, धनश्री है, बूढ़ी दिवांग है, पगलादिया, मानस, भारती, सुवर्णगिरी और तीस्ता, ये सभी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। दूसरा चलते हैं सतलज नदी। सतलज नदी की विशेषता क्या है, तो इसका उद्गम स्थल जो है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के राकसताल झील से सतलज नदी का उद्गम स्थल होता है। इसका मुहाना की बात करें यानी जहां पर यह समुद्र में मिलता है, तो उससे पहले यह चिनाव नदी में इसका मुहाना है। सिपकिला दर्रा, अब सतलज नदी भारत में कैसे प्रवेश करती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के सिपकिला दर्रा को काटती हुई पंजाब में प्रवेश कर जाती है सतलज नदी। कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। नदी पर पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध, इस नदी पर, सतलज नदी पर पंजाब के क्षेत्र में भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। नाथपा झाकड़ी और कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर ही स्थित है। इस सतलज नदी के किनारे बसा शहर जो है वो लुधियाना और फिरोजपुर सतलज नदी के तट पर स्थित है। सतलज नदी जो है और ब्यास नदी, इन दोनों के संगम पर हरिके नामक स्थान पर इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। यानी क्वेश्चन पूछेगा इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर। ब्यास रहेगा ब्यास नदी पर भी, और सतलज और ब्यास दोनों रहेगा तो दोनों नदी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर स्थित है क्योंकि दोनों के संगम हरिके नामक स्थान पर इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है।
सहायक नदी में देख लेते हैं सतलज नदी का, तो बास्पा है, स्पीति है, नोगली है और खड्ड तथा स्वा नदी है जो सतलज नदी का सहायक नदी है। सिंधु नदी की चर्चा कर लेते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत पर सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है और यह पहली बार भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में लद्दाख श्रेणी को काटती हुई प्रवेश करती है। मुहाना सिंधु नदी का कहां है? तो कराची के निकट अरब सागर में सिंधु नदी जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर कुल लंबाई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता की बात करें तो 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बाद सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु नदी की सहायक नदी में चर्चा कर लेते हैं तो सतलज है, चिनाब है, झेलम है, रावी और ब्यास, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदी के रूप में शामिल किया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर, रांची के निकट स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात की विशेषता देख लेते हैं। तो भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित एक जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात और यह हुंडरू जलप्रपात जो है वह 98 मीटर या 322 फीट या तो 98 मीटर या 322 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यानी हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई की चर्चा करें तो 98 मीटर ऊंचा जलप्रपात है या 322 फीट की ऊंचाई से यह गिरता है, यह ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात जो है वह रांची से 21 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में स्वर्ण रेखा पर स्थित हुंडरू जलप्रपात है। ये देख रहे हैं हुंडरू जलप्रपात, पर्यटक का क्षेत्र भी है हुंडरू का क्षेत्र। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में छोटी सी जानकारी, छोटा नागपुर में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान पर इसका उद्गम स्थल स्वर्ण रेखा नदी का है। छोटा नागपुर के पठार, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल सीधा सीधी याद रखेंगे, छोटा नागपुर का पठार है। गांव में नगड़ी गांव के रानी चुआ नामक स्थान पर से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल होता है। स्वर्ण रेखा भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा राज्य में बहने वाली एक नदी होती है। इस नदी की कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा की कुल लंबाई 474 मीटर है, किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा नदी की प्रमुख सहायक नदी कांची नदी और करकारी नदी है जो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगदी फसल में कौन सम्मिलित इसमें से नहीं होता है? तो नगदी फसल उसे कहा जाता है जो व्यापारिक उद्देश्य से लगाया जाता है और जब इसका उत्पादन हो जाता है तो इसे तुरंत बेच दिया जाता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से लगाए जाने वाले फसल को नगदी फसल कहा जाता है। क्लियर? तो गेहूं नगदी फसल के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, ये रबी फसल के अंतर्गत शामिल किया जाने वाला फसल होता है। देख लेंगे, नगदी फसल जिस फसल का उत्पादन व्यापार के उद्देश्य में किया जाए, ऐसे फसलों को उत्पादन करके बाजार में बेच दिया जाता है। यह सामान्य रूप से अगर नगदी फसल को देखेंगे तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक के मध्य का काल इसका उपजाने का काल होता है। यानी 15 जून से लेकर 15 जुलाई के मध्य इसका उत्पादन नगदी फसल का किया जाता है। जैसे गन्ना, कपास, जूट, ये सभी नगदी फसल का उदाहरण है। नगदी फसल में आ जाता है गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफी, जूट, रबर, कोको, अलसी, अलसी का मतलब होता है तीसी, क्वेश्चन पूछ भी चुका है, मेस्ट, सरसों, मूंगफली, आलू, फल, सब्जी तथा दाल, इस सभी को किस लिए किया जाता है? तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए। यानी कि जिस फसल का उद्देश्य व्यापारिक होता है उसे नगदी फसल कहा जाता है। अगला देखेंगे, खरीफ फसल। खरीफ फसल में क्या आ जाता है? एक स्टेप में याद रखेंगे, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। और दलहन में आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट शपथ ग्रहण करेंगे कि हम चावल ही खाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा चावल ही खाता है, कुकर पर चढ़ा देता है, चावल हो जाता है दाल भात चोखा। तो याद रखेंगे, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। दाल क्या चीज का खाएंगे? क्योंकि स्टूडेंट है तो दाल खाएंगे। उड़द, अरहर और मूंग, यही तीनों चीज का दाल खाएंगे, इसके अलावा और किसी चीज का दाल नहीं खाएंगे। तो उड़द, अरहर और मूंग, इसके अलावा सोयाबीन का तेल का क्या छौंकने के लिए किस तेल का इस्तेमाल करेंगे? सोयाबीन के तेल का, सूरजमुखी के तेल का और मूंगफली के तेल का, यही तीनों तेल का इस्तेमाल करेंगे। सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। तो सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली तीनों तेल का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी और जूट एवं हल्दी लगा के शरीर में, जूट कपास का कपड़ा पहन के
और बाजार निकल जाना है और बाजार में गन्ना का रस पी लेना है या तंबाकू चबा लेना है। क्लियर? तो इतना चीज स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, अरहर और मूंग, सोयाबीन, सूरजमुखी और मूंगफली, हल्दी लगा के जूट कपास का कपड़ा पहनना है, बाजार निकल जाना है और गन्ना और तंबाकू सेवन कर लेना है। क्लियर? खरीफ फसल की बुआई जो होती है वो जून जुलाई में होती है और सितंबर अक्टूबर में इसे काट ली जाती है। रबी फसल में ध्यान रखेंगे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, गेहूं के साथ जौ को रखेंगे क्योंकि गेहूं के साथ जौ को पिसाता है, यानी गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, चना, मटर और मसूर दलहनी है। चना, मटर और मसूर, इसमें कौन कौन दाल? उड़द, अरहर और मूंग खरीफ में, लेकिन इसमें चना, मटर और मसूर, आलू, मूली, गाजर, सरसों, राई और तीसी, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। एक और होता है जायद फसल। तो रबी और खरीफ फसल के बीच का जो समय होता है, मार्च से जून के बीच यह फसल लगाया जाता है, जिसे जायद फसल कहा जाता है। और यह कम समय के में लगाया जाता है, यानी कम समय में उत्पादन देने वाला फसल को जायद फसल कहा जाता है। जैसे कि कद्दू, लौकी, ककड़ी, तरबूज और कस्तूरी, ये सभी जो होते हैं वो जायद फसल के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का परिचालन शुरू किया है? तो वो है जर्मनी ने परिचालन शुरू किया है। थोड़ा सा देख लेंगे। जर्मनी ने 24 अगस्त 2022 को दुनिया की पहली दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोराडिया आइलैंड का उद्घाटन किया है। कोराडिया आइलैंड, नाम क्या है? कोराडिया आइलैंड का उद्घाटन किया। कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जर्मनी ने हाल ही में हाइड्रोजन से परिचालन होने वाले ट्रेन का परिचालन किया है, ट्रेन का नाम क्या है? तो कोराडिया आइलैंड जो नाम है ट्रेन का, वो उसका उद्घाटन 24 अगस्त 2022 को जर्मनी ने किया है। जर्मनी में क्षेत्रीय रूट पर कुल 14 हाइड्रोजन पावर ट्रेनें चलेंगी। एल्स्टॉम कंपनी है, इसके द्वारा निर्मित ये ट्रेनें निम्न स्तर के शोर के साथ चलते हुए केवल भाप और संघनित पानी का उत्सर्जन करेगी, जिसके कारण से कार्बन उत्सर्जन कम होगा। यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, वायुमंडल में कार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है और सबसे पहला देश जर्मनी का नाम आता है। ये ट्रेनें 140 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से यात्रा कर सकती है। ये देख सकते हैं ट्रेन जो जर्मनी के द्वारा चालू किया गया है। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन एग्जाम को लेकर था। अगर आप स्किप ना करके इस वीडियो को अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। और अगर अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि यह वीडियो आपके जैसे अन्य स्टूडेंट के पास भी पहुंचे। चलिए आज की सेवा को देते हैं विराम। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और केसरिया कंपटीशन क्लास को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर अच्छे अच्छे कंटेंट हम डालते रहेंगे। हमेशा अपने घरों में अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, समाज में अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए।